My name is Sushil Kumar and welcome back in IT Gyan Mantra my channel. So आज आपको मैं क्लाउड के बारे में बताऊंगा। बेसिकली क्लाउड क्या होता है और डेटा सेंटर इन्वायरमेंट क्या होता है और जो डेटा सेंटर में जो भी रिसोर्सेज चलते हैं वो कैसे काम करते हैं। बेसिकली सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जब भी आपको डेटा सेंटर के बारे में, जैसे मेरा ये ऑन प्रेमिसेस डेटा सेंटर है, तो जब कोई भी कंपनी रन होती है तो उसके लिए एक डेटा सेंटर बनाया जाता है। डेटा सेंटर क्यों बनाया जाता है, इसकी नीड क्यों होती है? बेसिकली क्योंकि जो भी हमारे कंप्यूटर रिसोर्सेज होते हैं, नेटवर्क हो गया, स्टोरेज हो गया, वो सारे हमारे डेटा सेंटर में रखे जाते हैं और उनको एक प्रॉपर कूलिंग दी जाती है, क्योंकि विदाउट कूलिंग के वो आपके रिसोर्सेज जो है काम नहीं करेंगे प्रॉपर और जल्दी से खराब हो जाएंगे। तो इसलिए जो इसको बोलते हैं डेटा सेंटर का 3 टियर इन्वायरमेंट। 3 टियर इन्वायरमेंट में बेसिकली होता क्या है, सबसे पहली चीज आती है नेटवर्क, नंबर 2 आता है स्टोरेज, नंबर 3 आता है कंप्यूट। तो जो आपका डेटा सेंटर है बेसिकली 3 इन्वायरमेंट में बटा होता है, नेटवर्क में, स्टोरेज में, कंप्यूट में। और नेटवर्क से आपको पता होगा कि नेटवर्क के लिए हम जो यूज करते हैं डेटा सेंटर में, वो राउटर, स्विचेस, ये सारी चीजें हमारी नेटवर्क का पार्ट होती हैं। और स्टोरेज की बात करता हूं मैं, तो स्टोरेज में आपने जैसे देखा होगा कि जब भी आप लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज करते हो तो उसमें हार्ड डिस्क होती है। हार्ड डिस्क का एक साइज छोटे लेवल पे होता है, तो इस वजह से हम उसको डिस्क बोल देते हैं। तो ऐसे ही एक बड़े लेवल पे क्या होता है, डेटा सेंटर के लिए स्टोरेज खरीदे जाते हैं और वो काफी महंगे होते हैं। क्यों महंगे होते हैं? बेसिकली इनका जो है, क्योंकि इनकी एक रिजिलेंसी और जो डेटा स्पीड है वो काफी हाई होती है। और आपको जो आईओप्स हम किस चीज को बोलते हैं, जैसे कोई आप मान लो डेटा एक्सेस कर रहे हो और डेटा एक्सेस करने के लिए जो आपको स्पीड मिल रही है, इनपुट आउटपुट पर सिस्टम, तो ये जो आपका जो आईओप्स होता है जो पर सेकंड के हिसाब से होता है, तो उसमें बेसिकली जो आपको स्पीड मिलती है वो आप किस टाइप का हार्डवेयर यूज कर रहे हो, किस टाइप का स्टोरेज। जैसे कि आपके हार्ड डिस्क में देखा होगा एसएसडी डिस्क आती है। जैसे आपने देखा होगा कि एप्पल आईफोन क्यों महंगा होता है, आईफोन के महंगे होने का कारण ये होता है कि वो शुरू से ही एसएसडी प्रीमियम डिस्क यूज करते थे, तो इस वजह से कभी जो आईफोन है आपका हैंग नहीं होता है। तो 2 टाइप की डिस्क होती है, एक एसएसडी हो गया और एक हो गया सिंपल एचडीडी हार्ड डिस्क। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जो हाईली जो आईओप्स मिलते हैं, हाई आईओप्स मिलते हैं, वो हमें एसएसडी से मिलते हैं। तो जो हमारा ये सारी चीजें हमारी किसके पार्ट होती हैं, स्टोरेज की। अब कंप्यूट की बात करता हूँ। कंप्यूट में हमारी क्या क्या चीजें आती हैं? कंप्यूट में आती हैं हमारी जैसे सीपीयू हो गया, रैम हो गया, तो वो सारी चीजें जो हमारा एक कॉम्बिनेशन मिलके बनता है, वो सारा हमारा जो है कंप्यूट का पार्ट होता है। तो हमने डेटा सेंटर को 3 चीजों में बांटा किया है। किस किस में बांटा है? नेटवर्क, स्टोरेज, कंप्यूट। तो जब भी हम डेटा सेंटर की नींव खड़ी करते हैं तो हमें नेटवर्क के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, स्टोरेज की प्लानिंग करनी पड़ती है, कंप्यूट किस टाइप से हमारे किस टाइप का हार्डवेयर रहेगा, किस टाइप के सर्वर्स रहेंगे, वो सारी प्लानिंग करनी पड़ती है। अब मैं बात करता हूं कि नेटवर्क में क्या होता है कि नेटवर्क में भी बैंडविड्थ, जो आपके यूजर्स हैं जितने बैठे हुए हैं उनको किस टाइप की बैंडविड्थ चाहिए। यानी जो डेटा है आपका, बेसिकली 2 चीजें होती हैं, एक तो लोकल लैन में चलता है डेटा और एक चलता है आपका आउट ऑफ द लैन। आउट ऑफ द लैन मीन्स जो इंटरनेट पे डेटा चलेगा, वो डिपेंड करता है कि आपने कितना हैवी साइज का लिंक लिया हुआ है। हमें जब भी बाहर डेटा भेजना होता है तो हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से लिंक लेने पड़ते हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बेसिकली होता क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो होते हैं जैसे वोडाफोन हो गया, एयरटेल हो गया, जियो हो गया, ये बड़े बड़े लोग ये जो इंटरनेट अपने इंडिया में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। और कंपनियां उनसे क्या करती हैं, लीज्ड लाइन लेती हैं। लीज लाइन जो होता है, जैसे आप घर में जब भी इंटरनेट चलाते हो तो ब्रॉडबैंड खरीदते हो, तो ब्रॉडबैंड जैसे हमें कम इंटरनेट स्पीड की जरूरत है, लेकिन वो कंपनियां जो है लीज लाइन लेती है। लीज लाइन क्या होती है? लीज लाइन एक हाईली डेडिकेटेड लिंक होता है जो कि काफी स्पीड आपको बैंडविड्थ मिलती है। तो इस वजह से हमारा जो होता है नेटवर्क, यानी आउटसाइड द जो स्पीड डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है हमारी कितना आपने हैवी साइज का लिंक लिया हुआ है इंटरनेट से। लेकिन इंटरनल जो होता है, इंटरनल के आप जैसे आपके सपोज कोई बड़ा कैंपस है, बड़ा कैंपस में 2 डेटा सेंटर है, एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में कनेक्टिविटी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फाइबर कनेक्टिविटी करते हैं।
ऑप्टिकल फाइबर मॉड्यूल के थ्रू जो स्विच में होते हैं, स्विच की जो स्विच में कनेक्ट करने के लिए एक डिवाइस आती है, यूएसबी की तरह होती है छोटी सी, तो उसको बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर मॉड्यूल। ऑप्टिकल फाइबर मॉड्यूल कनेक्ट होते हैं आपके स्विचेज में, और फिर जो है उसमें आपकी ऑप्टिकल फाइबर केबल लगती है। तो जो ऑप्टिकल फाइबर केबल में जो डेटा चलता है बेसिकली वो चलता है, वो आपका काफी स्पीड से चलता है, और स्पीड से चलेगा तो उसमें आपको जो डेटा सेंटर के बीच कनेक्टिविटी रहेगी वो काफी अच्छी रहेगी, और इसी वजह से जो वो पार्ट होता है हमारा नेटवर्क का पार्ट होता है। तो अब आते हैं हम स्टोरेज का, मैंने बता दिया कंप्यूट में आपको प्लान करना होता है किस टाइप के आपको हार्डवेयर रिसोर्सेज खरीदने होंगे। डेल के सर्वर्स लेना चाहते हो, एचपी के सर्वर खरीदना चाहते हो, आईबीएम के सर्वर खरीदना चाहते हो, तो वो उस हिसाब से आपको सर्वर प्लान कर सकते हैं। और आपके डेटा सेंटर में बेसिकली क्या होता है, रैक लगे होते हैं, रैक बड़े बड़े रैक लगे होते हैं। उन रैक्स में बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, सर्वर्स जो आते हैं सर्वर्स आप लगा सकते हैं, और उन रैक में पावर कनेक्टेड रहती है, यानी पावर, और हर रैक में 2 पावर कनेक्शन होते हैं। ये जो 2 पावर कनेक्शन क्यों होते हैं, क्योंकि मान लो तुम्हारा पावर चल रहा है और ये केबल फेल हो जाती है, तो दूसरी जो पावर सप्लाई है दूसरी केबल से मिलती रहेगी, जिससे कि आपका पूरा रैक डाउन नहीं हो, क्योंकि एक रैक में 4-4, 5-5, 6-6 सर्वर लगे रहते हैं, क्योंकि यदि आपका पूरा रैक डाउन हो गया तो सारे सर्वर्स डाउन हो जाएंगे और आपका प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। तो वो इसको बोलते हैं पावर लेवल पर हाई अवेलेबिलिटी। तो यदि आपका, इस वजह से हमें 2 पावर सप्लाई, जो 2 तरह से हमें पावर देना पड़ता है। अब बात करता हूं मैं जैसे जो सर्वर्स लगे हुए हैं उनको नेटवर्क की। तो जो नेटवर्क के लिए हम स्विच लगाते हैं कनेक्टिविटी के लिए, वो भी स्विच की हम जो कनेक्टिविटी 2 लेवल पे जो हम सर्वर के लिए कनेक्शन देते हैं, एक सर्वर में आपके 12 निक तक होते हैं, 12 निक तक आप यानी 12 केबल अटैच कर सकते हो उसमें। तो इस वजह से उसमें क्या होता है कि हम जो कनेक्टिविटी करते हैं स्विच की, 2 स्विच से करते हैं। मान लो अब हमारा एक स्विच डाउन हो जाता है, एक स्विच डाउन हो जाएगा तो आपका नेटवर्क हिट डाउन नहीं होगा, क्योंकि दूसरा स्विच आपका चल रहा है। तो इसी वजह से हमारी जो नेटवर्क लेवल पर रिडंडेंसी होती है वो बढ़ जाती है। ऐसे हम स्टोरेज की बात करते हैं। स्टोरेज में क्या होता है कि एक सर्वर में, जैसे सपोज ये सर्वर है आपका, इसमें जो हार्ड डिस्क रहती हैं वो आपकी एक एक सर्वर में मान लो 6-6 डिस्क हैं, तो इसमें 6 डिस्क हैं। उनमें क्या होता है, जब हम सर्वर में ओएस इंस्टॉल करते हैं, सर्वर में ओएस हमेशा ध्यान रखना, जो इंस्टॉलेशन होती है वो विंडोज सर्वर एडिशन इंस्टॉल होता है उसमें। ये हम जो विंडोज 7, 8 ये हमारे क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। सर्वर एडिशन माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से अलग आते हैं। ऐसे ही लिनक्स के भी सर्वर एडिशन आते हैं। तो उसमें हम जब भी सर्वर जो हाईली कॉन्फ़िगर्ड सर्वर होते हैं उनमें हम जो है हमेशा जो है अपना जो विंडोज सर्वर एडिशन इंस्टॉल करते हैं। तो उससे ये बेनिफिट रहता है कि जो उससे ओएस इंस्टॉल करने से पहले जो हमारी हार्ड डिस्क है, क्योंकि स्टोरेज लेवल पे भी तो रिडंडेंसी लानी है। अब तुमने सपोज 6 डिस्क दी हुई है, अब आपने 6 डिस्क में आपने रेड कॉन्फ़िगर नहीं किया, रेड बोलते हैं रिडंडेंट एरे इनएक्सपेंसिव डिस्क। तो रेड जो होता है बेसिकली क्या करता है, इन 6 को कंबाइन कर देता है। इसमें भी 2 टाइप की रिडंडेंसी होती है, एक होती है मिररिंग, एक होती है स्ट्रिपिंग। तो इसमें भी इसके वर्जन होते हैं, रेड 0, रेड 1, रेड 5, रेड 10, तो रेड 10 हो गया। तो उसमें क्या होता है, जितना आप वर्जन बढ़ते जाते हो उतनी आपकी हाई अवेलेबिलिटी बढ़ती जाती है। तो होता क्या है कि ये सारे जो डेटा सेव होगा उन 6 डिस्क में वो एक लेवल बना लेता है। जैसे कि आपने सपोज रेड 10 सेलेक्ट किया और आपके पास 3 डिस्क हैं, तो 3 डिस्क में क्या होगा, आपकी सपोज 3 ड्राइव्स हैं वो 100 जीबी की हैं। तो आपका जो 100 जीबी डेटा है वो आपका हाई अवेलेबिलिटी के लिए हो जाएगा, यानी 100 जीबी आपको नहीं मिलेगा। जो आपको ऑक्युपाइड यूज करने के लिए स्पेस मिलेगा वो केवल 300 जीबी का ही स्पेस मिलेगा। और डेटा जब आपकी 1 ड्राइव फेल हो जाती है तो आपको डेटा अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि रिडंडेंसी है, आपस में डेटा सिंक हो रहा है। तो ये आपका जो मैंने बताया 3 टियर, इसको बोलते हैं 3 टियर एनवायरनमेंट, आपका डेटा सेंटर हो गया। अब बात करते हैं हम क्लाउड की। तो क्लाउड में बेसिकली क्या होता है, अजूर क्लाउड में ये एक ह्यूज लेवल पर कंपनियां जो डेटा सेंटर बनाती हैं बड़े लेवल पर, तो इसमें सारी जो है बड़े बड़े हाईली रिसोर्सेज लगाए जाते हैं।
बड़े बड़े सर्वर्स लगाए जाते हैं, काफ़ी हैवी नेटवर्क स्विचेस राउटर्स वगैरह लगे हो रहते हैं। तो वो एक बड़े लेवल पे डेटा सेंटर होता है, और इसको क्या होता है, एक यूआरएल यानी एक यूआरएल लेवल पे कस्टमर जो एंड यूजर्स हैं उनको दे दिया जाता है, और उनको लिमिटेड एक्सेस दिए जाते हैं जिस हिसाब से उनकी रिक्वायरमेंट होती है और जिस हिसाब से वो पे कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जैसे आप इसको एक्सेस करेंगे, अजोर क्लाउड को एक्सेस करने के लिए उन्होंने बनाया है portal.azure.com। अब जो portal.azure.com जब आप एक्सेस करोगे तो portal.azure.com आप जैसे एंटर मारोगे, अब वो आपको साइन अप करने के लिए पूछेगा। जब साइन अप करने के लिए पूछेगा तो बेसिकली आप साइन अप करोगे और वहां अकाउंट क्रिएट करोगे। अकाउंट करने के बाद वहां मल्टीपल सर्विसेज आपको दिखाई देने लग जाएंगी। तो जो मल्टीपल सर्विसेज दिखाई देने लगेंगी, फिर अकॉर्डिंग टू आप जो उसको सर्विसेज को चूज कर सकते हो। जैसे कि वहां पर आपको वीएम बनाना है तो वीएम सर्विस सिलेक्ट करनी पड़ेगी, कोई आप डेवलपमेंट करना चाहते हो तो वेब ऐप सिलेक्ट करना पड़ेगा, और कोई आप अदर कोई सर्विस प्लान करना चाहते हो, लॉजिक ऐप्स हो गया जिसमें आप कोई फंक्शन ऑलरेडी से वहाँ लॉजिक बने हुए होते हैं उनको अटैच करना होता है, तो उसको बोलते हैं लॉजिक ऐप्स। वो सारी और भी सारी सर्विसेज हैं। आप अपना डेटा सेव करना चाहते हो ह्यूज लेवल पे, उसके लिए स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करने पड़ते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं हम यहाँ कर सकते हैं। अब बात आती है कि आपके डेटा सेंटर से लेके क्लाउड के बीच में कनेक्टिविटी कैसे करोगे, क्योंकि जब आप कोई कनेक्टिविटी प्लान करते हो तो उसके लिए सबसे पहले चीज़ हमें क्या देखनी होती है कि जो जिस रेंज का नेटवर्क आपका डेटा सेंटर का है उस रेंज का आईपी एड्रेस क्लाउड पर नहीं होना चाहिए। अदरवाइज होगा क्या कि वो ओवरलैप हो जाएंगे। समझ रहे हो, ओवरलैप कैसे हो जाएंगे? एक बार बताओ, एक ही घर में अमन नाम के 2 बच्चे रख दिए जाए तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन से अमन को बुलाना है। अमन बुलाएंगे तो दोनों अमन कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन से अमन को पहले जाना है। तो इस वजह से इनकी आईपी रेंज अलग रहती है और इनकी आईपी रेंज अलग रहती है। सबसे पहली चीज प्लान करते हैं। दूसरी चीज, 4 आईपी एड्रेस हमेशा 5 आईपी एड्रेस जो है अजोर अपने लिए रिजर्व करता है। 1, 2, 3, 4 और 255 ये आईपी रिजर्व करता है, ये आप नहीं ले सकते। इनके इधर जो अदर आईपीज हैं वो आप ले सकते हैं। तो इसके लिए अजोर ने क्या किया है, एक्सप्रेस राउट एक सर्विस है वो दी हुई है। इसके अलावा साइट टू साइट वीपीएन दिया हुआ है, पॉइंट टू साइट वीपीएन दिया हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज होता है डेटा सेंटर से क्लाउड के बीच कनेक्टिविटी के लिए एक्सप्रेस राउट का यूज होता है। एक्सप्रेस राउट का क्यों होता है? क्योंकि एक्सप्रेस राउट जो है माइक्रोसॉफ्ट का एक डेडिकेटेड प्रोवाइडेड लिंक होता है और बहुत ही हैवी स्पीड प्रोवाइड करता है। तो उसमें क्या होगा कि आपका डेटा जो यहाँ से क्लाउड पर जाएगा वो बेसिकली एक काफी स्पीड में चला जाएगा। जैसे आपने मान लो आपका 1 TB डेटा है और 1 TB आपको क्लाउड पे ले जाना है, तो वो 10 Gbps तक की स्पीड दे देता है, 10 Gbps। तो आपका इमीडिएट ट्रांसफर, आपका डेटा काफी जल्दी ट्रांसफर हो जाएगा क्लाउड पे। तो जो हम कनेक्टिविटी वगैरह बनाते हैं, कनेक्टिविटी एक्सप्रेस राउट की, इसके अलावा साइट टू साइट वीपीएन हो गया। हमारी छोटी सी रिक्वायरमेंट है, हमारा कोई रिमोट साइट है, वहाँ ज़्यादा यूजर्स नहीं बैठते हैं, उसके लिए हम साइट टू साइट वीपीएन भी क्रिएट कर देते हैं। पॉइंट टू साइट वीपीएन हो गया। पॉइंट टू साइट वीपीएन और कम रिक्वायरमेंट के लिए है, जैसे 2-4 यूजर ही बैठते हैं तो उनके लिए आपने पॉइंट टू साइट वीपीएन यानी पॉइंट टू साइट वीपीएन क्रिएट जो करते हैं वो डायरेक्ट एंड यूजर के लैपटॉप से कनेक्टिविटी के लिए, क्लाउड के लिए हो जाता है। तो ये सारी चीजें हम जो है एक बेसिक जो कंसेप्ट होता है। और फिर हमेशा एक चीज और ध्यान रखना, जब भी कोई रिसोर्स, कोई आपकी वीएम है या कोई सर्वर है, उसका डेटा यहां से क्लाउड पर जाता है तो उसको बोलते हैं माइग्रेशन। और माइग्रेशन के लिए मल्टीपल टूल यूज होते हैं। मल्टीपल टूल मैं बताऊंगा तो जैसे कि अजोर का खुद का है अजोर माइग्रेट। अजोर माइग्रेट बेसिकली करता क्या है? अजोर माइग्रेट आपके जो इस एनवायरनमेंट को असेसमेंट करता है कि क्या वाकई वो एनवायरनमेंट जो है कैपेबल है क्लाउड पर ले जाने के लिए या नहीं है। वो उसमें असेसमेंट करेगा कि क्या वाकई कोई ओल्डर वर्जन तो नहीं है, कोई पुराना वर्जन। पता चला कि आप विंडोज एक्सपी यूज कर रहे हो, विंडोज सर्वर 2000 यूज कर रहे हो, क्योंकि ये लेटेस्ट वर्जन को ही क्लाउड सपोर्ट करता है, वो एंड ऑफ सपोर्ट वर्जन्स को सपोर्ट नहीं करता। यदि कोई एप्लीकेशन रन हो रही है तो उसके कोड लेवल पे असेसमेंट करता है
कि इस एप्लीकेशन की किस किस सर्वर्स के साथ डिपेंडेंसी है, किस किस सर्वर्स के साथ पोर्ट लेवल पर कनेक्टिविटी है, वो सारी चीजें ये यूज करता है। तो ये बात आती है। अब आते हैं हम अजोर पोर्टल पर। अजोर पोर्टल मैंने बता दिया कि वहां पर हम अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। रिसोर्स ग्रुप की बात करूं, बहुत ही अच्छा टॉपिक है रिसोर्स ग्रुप। रिसोर्स ग्रुप हम क्रिएट करते क्यों हैं? रिसोर्स ग्रुप हम इस वजह से बनाते हैं कि जैसे सपोज आपने कभी शॉप देखी होगी और शॉप में रैक्स होते हैं, और हर रैक में जैसे किसी में खाने वाला सामान है, किसी में मसाले का सामान है, किसी में बिस्किट रखे हुए हैं, तो वो उन्होंने क्या किया है, डिवाइड किया हुआ है। और वो डिवाइड क्यों किया हुआ है कि जब भी वो उठाएं तो उस सामान को सही तरीके से इमीडिएट उठा सके और उनको पता लग जाए तुरंत कि कौन सा सामान उनका कहां पर रखा हुआ है। तो यानी रिसोर्सेज को इजी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए हम रिसोर्स ग्रुप बनाते हैं। तो यानी रिसोर्स ग्रुप जो भी, सपोज रिसोर्स ग्रुप, अब आपका कोई एक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट है, अलग अलग इन्वायरमेंट को सेग्रीगेट करने के लिए हम रिसोर्स ग्रुप बना देते हैं। तो हमने एक डेवलपमेंट के लिए बना दिया और एक हमने प्रोडक्शन के लिए बना दिया, या हमने एक क्यूए के लिए बना लिया। तो उस हिसाब से आपको पता रहेगा कि ये कौन सा रिसोर्स है और आप किस रिसोर्स को कहाँ रखना चाहते हो। बात आती है रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज की बात करूं, रिसोर्सेज हम होते क्या है, जैसे कि आप क्रिएट करते हो स्टोरेज अकाउंट हो गया, वीनेट क्रिएट करना हो गया, वर्चुअल नेटवर्क सबनेट क्रिएट करना हो गया, कोई आपको अदर रिसोर्सेज जो भी सर्विसेज होती हैं, छोटी छोटी सर्विसेज माइक्रोसॉफ्ट की, अजोर की होती हैं, उनको बोलते हैं हम रिसोर्सेज। अब बात करता हूं मैं, और रिसोर्सेज जो क्रिएट करते हैं हम रिसोर्स ग्रुप के अंदर करते हैं हमेशा। यानी अजोर पोर्टल पर हम सबसे पहले रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करते हैं। रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करने के बाद रिसोर्सेज बनाते हैं। उसमें कोई वीएम बनानी है आपको, मान लो अब वीएम जो है आपको बनाओगे तो रिसोर्स ग्रुप के अंदर बनाओगे उसको। फिर बात आती है वीनेट। वीनेट बेसिकली क्या है, वर्चुअल नेटवर्क। वर्चुअल नेटवर्क क्या होता है? वर्चुअल नेटवर्क एक छोटी सी, जैसे कह सकते हो लॉजिकल बाउंड्री होती है, लॉजिकल बाउंड्री होती है ये बेसिकली हम ये डिसाइड करती है कि आपको क्या नेटवर्क रेंज इस बाउंड्री को देनी है। जो इसमें वीएम्स रहेंगी, जो रिसोर्सेज रहेंगे, उनको क्या क्या आईपी एड्रेस मिलेंगे, उसके लिए हम वीनेट क्रिएट करते हैं कि ये किस रेंज के रहेंगे। और उसके वीनेट के अंदर क्रिएट होता है सबनेट। अब सबनेट की बात करता हूं मैं, तो सबनेट बेसिकली क्या होता है कि सबनेट वीनेट के अंदर जो हम क्रिएट करते हैं, सपोज आपने एक सबनेट क्रिएट किया एचआर के लिए, और एक आपने क्रिएट किया सेल्स के लिए, एक आपने किया आईटी डिपार्टमेंट के लिए। तो उससे क्या होगा, आपका सेग्रीगेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है डिपार्टमेंट्स का, वो आपको पता रहेगा कि ये सेल्स वालों का आईपी है या आईटी का आईपी है। इजी टू एडमिनिस्ट्रेशन, यानी इमीडिएट आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो। कोई पॉलिसी लगानी है तो वो सबनेट लेवल पे आप लगा सकते हो। एक चीज और मैं बताऊंगा, वीनेट के अंदर जो सबनेट बनते हैं वो हमेशा बाय डिफॉल्ट आपस में कम्युनिकेट करते हैं जब तक आप कोई सिक्योरिटी नहीं लगाते हो। लेकिन वीनेट टू वीनेट जो होता है वो डिफॉल्ट कम्युनिकेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि दोनों ही डिफरेंट नेटवर्क के हैं, इस वजह से उनमें आपस में कम्युनिकेशन नहीं होगा। अब दूसरी चीज आती है कि इनको अब बाई चांस आपकी रिक्वायरमेंट ये आ गई कि कोई भी आपको फाइल यहां से यहां भेजनी है, तो कैसे भेजोगे, क्योंकि वो आपस में कम्युनिकेट ही नहीं करते। तो उसके लिए एक अजोर ने कंसेप्ट दिया हुआ है वीनेट पियरिंग। वीनेट पियरिंग में एक गेटवे बनता है, और वो गेटवे क्या करता है, वो गेटवे की हेल्प से आप जो है ये वाले रिसोर्सेज जो है ये इससे आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो ये आपका वीनेट और सबनेट का। एनएसजी क्या होता है? एनएसजी क्या होता है? एनएसजी होता है जैसे आपने जो वीनेट के अंदर सबनेट बनाए हुए हैं, उन सबनेट को सिक्योर करने के लिए मींस जैसे कोई अटैक ना कर सके। आपने क्या किया कि एक सबनेट में, अब मान लो आपकी बहुत ही क्रिटिकल प्रोडक्शन की वीएम है और वो केवल आप चाहते हो कि ये मेरे कुछ लिस्टेड सर्वर्स के साथ कम्युनिकेट कर सके, तो केवल वो आप पोर्ट अलाउ कर सकते हो और बाकी पोर्ट जो है ब्लॉक कर सकते हो। तो ये इस लेवल की सिक्योरिटी आप प्लान कर सकते हो। इसको बोलते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। तो उससे जो है आप
यानी पूरा आप कंट्रोल कर सकते हो सबनेट को, जिससे कि कोई अटैक ना कर पाए। अब मैं बात करता हूँ लोड बैलेंसर्स की। बहुत ही अच्छा टॉपिक है लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर बेसिकली काम कैसे करता है और होता क्या है, मैं तुम्हें एग्जैक्ट बता देता हूँ। बेसिकली सपोज मैं यहाँ एक छोटा सा एनवायरनमेंट बना रहा हूँ, ये मेरी वीनेट है और वीनेट के अंदर मेरे छोटे छोटे सबनेट है, ठीक है। अब इस कुछ सबनेट में मेरे जो है कुछ सबनेट में मेरे वेब सर्वर हैं, कुछ में डीबी सर्वर हैं, कुछ में ऐप सर्वर हैं। तो अब जो मैंने ये लोड बैलेंसर लगाया हुआ है, बेसिकली यहाँ पर एलबी बोलते हैं इसको, एलबी। तो जो ट्रैफिक आएगा आपका, जैसे आपने यहाँ से डाला कि google.com, अब google.com यहाँ से जाएगा डीएनएस पे, डीएनएस रिजॉल्व करेगा, डीएनएस रिजॉल्व करने के बाद ये भेजेगा यहाँ पर। ट्रैफिक जब लोड बैलेंसर पर आएगा तो लोड बैलेंसर क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, देखेगा किस पर ट्रैफिक कम है और किस पर ट्रैफिक ज्यादा है, उसके हिसाब से आपके ट्रैफिक को बैलेंस करेगा। उसको बोलते हैं लोड बैलेंसर। यानी आपका सपोज ये वाला सर्वर अभी बिजी है, पता चला 1 लाख यूजर रिक्वेस्ट कर रहे हैं और ये सर्वर आपका बिजी हो गया, तो ये इस वाले सर्वर पर ट्रैफिक कर देगा। इसका मैकेनिज्म होता है, इसकी एक मेथोलॉजी होती है, वो कैसे काम करता है वो हम डीप डाइव वाले कंसेप्ट में समझेंगे। बाकी मैंने आपको बेसिक जो बताया, इसमें भी 2 टाइप के लोड बैलेंसर होते हैं, एक इंटरनल लोड बैलेंसर होते हैं और एक एक्सटर्नल लोड बैलेंसर होते हैं। और दूसरे कुछ लोड बैलेंसर होते हैं नेटवर्क लोड बैलेंसर होते हैं, कुछ होते हैं एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। जैसे कि एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में हो गया एप्लीकेशन गेटवे हो गया, फ्रंट डोर हो गया, ये जो है आपके एप्लीकेशन जो लेयर 7 पे काम करते हैं, यानी HTTP और HTTPS, यानी पोर्ट 80 और पोर्ट 443 पर काम करते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना कि HTTP का पोर्ट नंबर होता है 80 और HTTPS का होता है पोर्ट 443। यदि आप किसी सिस्टम पर आप google.com या कोई भी वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो और उस सिस्टम पर पोर्ट 443 और पोर्ट 80 ब्लॉक्ड हैं, तो उस पर आपकी वेबसाइट नहीं चलेगी, क्योंकि वो जो ट्रैफिक जाएगा वो आपका पोर्ट 80 वेब ट्रैफिक, इसको बोलते हैं वेब ट्रैफिक, तो वो आपका ट्रैफिक जो है पोर्ट 80 और पोर्ट 443 से ही जाता है। तो ये वो होते हैं, उस पर जो काम करते हैं वो एप्लीकेशन गेटवे और फ्रंट डोर्स वगैरह होते हैं, इनको काम करते हैं। एक्सप्रेस राउट मैंने बता ही दिया कि जो कनेक्टिविटी के लिए होता है, बेसिकली कनेक्टिविटी के लिए होता है। और स्टोरेज एंड बैकअप, स्टोरेज वाला मैंने पार्ट आपको बताया था कि स्टोरेज ऐसे ही क्लाउड पर स्टोरेज होता है, वहाँ स्टोरेज हमें अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है और स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करने के बाद हमें जो है वहाँ ये डिसाइड करना पड़ता है कि कितना जीबी हम स्टोरेज अलाइन करना चाहते हैं, स्टोरेज अकाउंट के लिए कितनी ज़रूरत है हमें, वो सारी चीज़ें हम अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं। और स्टोरेज अकाउंट और बैकअप की बात करता हूँ, क्योंकि विदाउट बैकअप क्या होता है कि कोई हर किसी रिसोर्स का हमें बैकअप लेना बहुत ज़रूरी होता है। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है, आपने बैकअप नहीं लिया और बाई चांस कैसे भी आपका जो है सर्वर में प्रॉब्लम आ जाता है, सर्वर बूट नहीं होता है या कोई एप्लीकेशन है वो क्रैश हो जाती है, तो उस सिचुएशन में आपका जो बैकअप है वो काम आता है और बैकअप से आपकी चीज़ें जो है रिस्टोर हो जाती हैं एज इट इज, और आपका प्रोडक्शन जो है कंटिन्यूस चलने लगता है। कुछ कंपनियां जो प्लान करती हैं बैकअप प्लान करती हैं, कुछ कंप्लीट प्रोडक्शन के लिए कंपनियां डीआर साइट प्लान करती हैं। डीआर साइट क्या होती है, बेसिकली ये डिजास्टर रिकवरी साइट होती है। जब आपका प्रोडक्शन डाउन हो जाता है तो आपके रिसोर्सेज जो है वन रीजन वाले बंद हो जाते हैं प्राइमरी रीजन के, तो सेकेंडरी रीजन के रिसोर्सेज काम करना है, यानी एक रिप्लिका होती है एक तरह से। जो रिप्लिकेशन होता है वो भी एक तरह से आपका बैकअप का ही पार्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बेसिकली बेसिक कंसेप्ट में समझाया। सो आज के लिए इतना ही एंड थैंक यू सो मच। आज के लिए